दोस्तों आपका हमारे जेवी एंड सेवी मेड सिंपल के इस चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अपने AVFM के मॉड्यूल बी के टॉप 40 MCQ कंसिडर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, खासकर न्यूमेरिकल MCQs जो मॉड्यूल बी में से बेस्ड हैं। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि मॉड्यूल बी में न्यूमेरिकल ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि वो जो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं उनमें जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका NPV हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ARR हो गया, MIRR हो गया, इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड टॉपिक हैं उस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि आपको पता चले कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये इस वीडियो का मेन मकसद है। तो टॉप 40 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, खासकर कुछ थ्योरेटिकल भी होंगे, वो मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो को अंतिम तक देखिए, एक एक चीज़ को मैं पॉइंट वाइज समझाऊंगा कि हाँ इस कैलकुलेशन को ऐसे करना है और आप खुद से करें, पहले खुद से ट्राई करें फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है चीज़ों को समझने का। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि टर्म लोन इक्विटी फाइनेंसिंग से कैसे डिफरेंट है। पहला ऑप्शन है कि टर्म लोन का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जबकि इक्विटी फाइनेंसिंग का वेरिएबल रिटर्न होता है। दूसरा ऑप्शन है कि टर्म लोन सिक्योर्ड होता है एसेट के अगेंस्ट जो परचेज किया जा रहा है लोन के माध्यम से, जबकि इक्विटी फाइनेंसिंग में कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है टर्म लोन ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इक्विटी फाइनेंसिंग से। और चौथा ऑप्शन है टर्म लोन रिपेबल होता है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में देन इक्विटी फाइनेंसिंग। बताइए दोस्तों टर्म लोन और इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या बेसिक डिफरेंस है। सही जवाब है दोस्तों कि टर्म लोन जो होता है वो सिक्योर्ड होता है अगेंस्ट द एसेट परचेज थ्रू लोन, while equity financing does not require collateral। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू डिवेंचर कंपेयर टू इक्विटी इशुएंस इन टर्म ऑफ द इशुअर रिस्क। यानी दोस्तों डिवेंचर को कैसे आप कंपेयर करेंगे इक्विटी इशुएंस से इन टर्म्स ऑफ इशुअर रिस्क। पहला ऑप्शन है डिवेंचर हैव लो रिस्क। मतलब सिंपल सी बात है कि डिवेंचर और इक्विटी इशुएंस में क्या डिफरेंस है। जैसे अभी हमने टर्म लोन और इक्विटी में देखा, अब डिवेंचर और इक्विटी में देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि डिवेंचर में लो रिस्क होता है देन इक्विटी इशुएंस। दूसरा ऑप्शन है डिवेंचर में हायर रिस्क होता है देन इक्विटी इशुएंस। तीसरा ऑप्शन है डिवेंचर एंड इक्विटी इशुएंस हैव द सेम लेवल ऑफ रिस्क। और चौथा ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक टर्म ऑफ द इशुएंस। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डिवेंचर का हाई रिस्क ऑफ होता है देन द इक्विटी इशुएंस। दोस्तों ये जो भी पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ आपके मैकमिलन बुक में दे रखा है, उसी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट इक्विटी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज होते हैं। यानी दोस्तों जो हमारे प्राइवेट इक्विटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो किस तरह के इन्वेस्टमेंट में स्पेशलाइज होते हैं, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है वेंचर कैपिटल, IPO, मैगजाइन इन्वेस्टमेंट और डिस्ट्रेस डेब्ट। दूसरा ऑप्शन है लिवरेज बाय आउट, मैगजाइन इन्वेस्टमेंट, बिल्डअप, डिस्ट्रेस डेब्ट। तीसरा ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड। चौथा ऑप्शन है रियल एस्टेट, कमोडिटीज, इंश्योरेंस, स्टॉक। बताइए किस तरह की इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट इक्विटी स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज होती है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लिवरेज बाय आउट, मैगजाइन इन्वेस्टमेंट, बिल्डअप, डिस्ट्रेस फंड। सो फ्रेंड्स वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा MCQ PDF है। लगभग 91 पेजेस का ये PDF है और प्रत्येक पेज में दोस्तों 1 से 2 MCQs हैं। जैसे आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये आपके बुक से लिया गया है। बुक में ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ये मैंने प्रैक्टिकली बनाए हैं। और दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, एक एक स्टेप बाय समझाया गया है कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और सॉल्यूशन के साथ बताया गया। फिर देखिए एक और क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन करके बताया गया है एक एक चीज़ को। तो फ्रेंड्स यदि आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। एक एक पॉइंट को, चीज़ों को समझाया जा रहा है कि पहले हमें ये स्टेप करना है, अगले स्टेप में हमें ये करना है। तो फ्रेंड्स यदि आपको प्रैक्टिस के लिए इस तरह के PDF की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको मैं डिटेल प्लान प्रोवाइड करूँगा जिसके थ्रू आप MCQs प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द सेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, व्हाई डूज कंपनी रेज प्रेफरेंस कैपिटल। यानी कंपनी प्रेफरेंस कैपिटल क्यों रेज करती है। पहला ऑप्शन है क्योंकि ये गुड सोर्स ऑफ फंड है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। दूसरा ऑप्शन ये पब्लिकली प्लेस होता है और वेरिएबल रिकरिंग कॉस्ट होता है डिविडेंड के फॉर्म में। तीसरा ऑप्शन है ये गुड सोर्स ऑफ फंड है लॉन्ग पीरियड के लिए, खासकर प्राइवेटली प्लेस्ड है, इसका फिक्स रिकरिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। और चौथा ऑप्शन है कि ये गुड सोर्स ऑफ फंड है वेरी लॉन्ग पीरियड, मोस्टली पब्लिकली प्लेस्ड एंड एज वेरिएबल रिकरिंग कॉस्ट इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बताइए दोस्तों कंपनी प्रेफरेंस कैपिटल क्यों रेज करती है। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों ये गुड सोर्स ऑफ फंड है लॉन्ग पीरियड के लिए, खासकर प्राइवेटली प्लेस्ड होती है और इसका दोस्तों फिक्स रिकरिंग पीरियड होता है, फिक्स रिकरिंग कॉस्ट होता है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। रिटेन प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर, प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी दैट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर, प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी दैट आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, डी करा है प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी दैट इज हेल्ड इन अ सेपरेट अकाउंट।
बताइए दोस्तों हमारा रिटेन प्रॉफिट क्या होता है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए वैसा प्रॉफिट जो कि कंपनी अर्न करती है जिसे वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, नाम से ही क्लियर है ना दोस्तों, रिटेन प्रॉफिट, जिसको रिटेन कर लिया उसने, तो जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अदरवाइज वो क्या करती, प्रॉफिट को शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ वो रिटेन प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि क्या टर्म यूज किया जाता है शेयर पे जिसमें कॉल हैज़ नॉट बिन ऑन विच कॉल हैव नॉट बिन पेड, यानी उस शेयर को क्या कहते हैं जिसपे कॉल को पेड नहीं किया गया है। कॉल इन एरियर्स, अनपेड शेयर, शेयर कैपिटल, फॉरफिटेड शेयर, और लास्ट है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ऑल दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर मैकमिलन बुक। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज कॉल इन एरियर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए दोस्तों अब हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एबीसी लिमिटेड का सेल्स है 10 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट है 5 लाख का, कंपनी का जो फिक्स कॉस्ट है वो 2 लाख का है और डेब्ट जो है वो 5 लाख का है एट द रेट 12% पर एनम। आपसे पूछा है कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बताना है, टैक्स रेट एज्यूम करना है 35%। ऑप्शन ए है 1.39, ऑप्शन बी है 1.75, ऑप्शन सी है 2.00, ऑप्शन डी है 2.50। अब दोस्तों मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकालते हैं, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर लीजिए। आपका सेल्स कितने का है, 10 लाख का है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 5 लाख का है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो जाएगा, 5 लाख का हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से दोस्तों मेरे हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, तो इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ पीडीएफ काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका कितना निकला, 5 लाख निकला। दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दे रखा है, 2 लाख। पहले आप दोस्तों खुद से ट्राई करें फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुने, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू नो योर मिस्टेक। यदि आप कोई मिस्टेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, यदि आप खुद से पहले ट्राई करेंगे तब। तो सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है, उसके बाद फिक्स कॉस्ट देखना है जो कि यहाँ पे 2 लाख दे रखा है। देखिए ईवीआईटी होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन माइनस मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट। मैंने अपने वीडियो लेक्चर में इन सभी चीज़ों को एक एक चीज़ से एक्सप्लेन किया है, आप उसका हेल्प ले सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए कि ईवीआईटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ पे ईवीआईटी को यूज़ करते हैं। यदि इन सभी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो लेसन का हेल्प ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ईवीआईटी का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन माइनस मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट। बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है ये भी मैंने अपने वीडियो लेक्चर में समझाया है। सो ईवीआईटी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट। आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 5 लाख निकला है, फिक्स कॉस्ट 2 लाख निकला है, तो ईवीआईटी 3 लाख हो जाएगा। दोस्तों इंटरेस्ट की जहाँ तक बात करें तो इंटरेस्ट आपको दे रखा है 5 लाख का 12%, राइट। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 लाख का 12% निकालेंगे तो 60,000 होगा। अब दोस्तों डीएफएल का फॉर्मूला यूज कर लेना है। डीएफएल का फॉर्मूला होता है ईवीआईटी अपॉन ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो ईवीआईटी कितना है, 3 लाख का ईवीआईटी है। ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, 3 लाख माइनस 60,000 कर लीजिए और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना है दोस्तों, 0.35, राइट। टैक्स रेट इज गिवन 0.35 क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है टैक्स रेट 35% है, सो इट इज़ नॉट नथिंग बट 0.35। तो इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 1.39। सो द आंसर, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए 1.39। दोस्तों डीएफएल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, डीएफएल को फिजिकली समझ लीजिए। डीएफएल होता क्या है, कैसे कंपनी के डीएफएल को कंपेयर करते हैं, ऑल दिस थिंग हैव बीन एक्सप्लेन प्रॉपर्ली इन माय वीडियो लेसन। इफ यू वांट टू गेट आवर वीडियो लेसन काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंपनी का ईवीआईटी है $1 लाख और इंटरेस्ट एक्सपेंस है $20,000। यदि कंपनी डेट फाइनेंसिंग को यूज़ करती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ईपीएस पे यदि ईवीआईटी 20% से बढ़ जाए। अब दोस्तों ईपीएस क्या होता है, ईवीआईटी क्या होता है, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, अब डेट फाइनेंसिंग क्या होता है। इफ़ यू वांट टू नो डिटेल अबाउट ऑल दिस थिंग प्लीज परचेज आवर वीडियो लेसन। आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन डिटेल। सो नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ईवीआईटी दे रखा है $1 लाख, इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रखा है $20,000, कंपनी डेट फाइनेंसिंग को यूज़ कर रही है, तो ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि ईवीआईटी 20% से बढ़ जाए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए सही आंसर है इसका 1.25। देखिए डीएफएल कितना है आपका, डीएफएल है 1.25। ये इंडिकेट करेगा कि यदि ईवीआईटी में 20% चेंज हो रहा है तो आपके ईपीएस में 25% चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक कंपनी दोस्तों 2000 यूनिट प्रोडक्ट का बनाती है और उसे बेचती है किस प्राइस पे, उसे बेचती है $80 पर यूनिट के प्राइस पे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है $50 और फिक्स कॉस्ट है $2,000। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ द कंपनी कितना है। तो डीयूएल निकालने के लिए दोस्तों आपके पास फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईवीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लीजिए, तो प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी $80 माइनस $50। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको मिल गया $30। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इस प्रकार से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है हमारे वीडियोज़ में। तो $30 मल्टीप्लाई बाय 20,000 दिस विल गिव यू 60,000। ईवीआईटी होता है दोस्तों टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, यानी $60,000 माइनस $20,000 यानी कि $40,000। आप डीयूएल निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन ईवीआईटी कर लीजिए तो आपको मिलेगा 1.5। इसलिए दोस्तों जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है कंपनी का 1.5 है। इसका मतलब कि 1% यदि सेल्स में चेंज होगा तो कंपनी का जो ईवीआईटी है 1.5 से चेंज होगा। सो वी हैव
हैव इनमरेबल क्वेश्चन, वी हैव सच टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमारे पास 5 क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पे। आप यदि उतना प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और दोस्तों मॉड्यूल बी का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है AVFM में। सो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन हैविंग डिफरेंट डेटाज, काइंडली व्हाट्सएप मी नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। ना क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कंपनी XYZ का ब्रेक इवन पॉइंट 500 यूनिट का है, सेलिंग प्राइस है $10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है $6 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट है $2000, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालने का आ गया है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज नथिंग बट $4। सिंपल क्वेश्चन। क्या रिलेशनशिप है DTL और पोटेंशियल रिवार्ड फॉर अ कंपनी में? हायर द DTL लोअर द पोटेंशियल रिवार्ड, हायर द DTL ग्रेटर द पोटेंशियल रिवार्ड। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन DTL एंड पोटेंशियल रिवार्ड, द रिलेशनशिप बिटवीन DTL एंड पोटेंशियल रिवार्ड फॉर अ कंपनी डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। जितना ज़्यादा आपका DTL होगा उतना ही ज़्यादा आपका पोटेंशियल रिवार्ड होगा एक कंपनी के लिए। दोस्तों बात करें कि क्या रिलेशनशिप है फिक्स कॉस्ट एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का, तो दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है कि हायर फिक्स कॉस्ट लीड्स टू हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, लोअर फिक्स कॉस्ट लीड्स टू लोअर हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, हाई फिक्स कॉस्ट लीड्स टू लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, और लास्ट ऑप्शन कह रहा है दोस्तों लो फिक्स कॉस्ट लीड्स टू लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। दोस्तों इसका सही जवाब है कि ऑप्शन नंबर ए कि यदि आपका हाई फिक्स कॉस्ट रहेगा इस कारण से आपका हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज होगा। एक कंपनी ने एक मशीन खरीदा 80,000 रुपये में, एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ था 5 साल का, सालवेज वैल्यू है 10,000 का, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा स्ट्रेट लाइन मेथड के माध्यम से? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों इसका सही जवाब है डेप्रिसिएबल बेस मशीन का हो जाएगा आपका 80,000 माइनस 10,000 विच इज नथिंग बट 70,000। तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा स्ट्रेट लाइन मेथड से वो क्या हो जाएगा 70,000 अपॉन 5 ईयर्स विच विल बी नथिंग बट 14,000 पर ईयर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक कंपनी ने मशीन परचेज किया 1,50,000 में, एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ था 6 साल का, कोई सालवेज वैल्यू नहीं था, मशीन अर्निंग जनरेट करेगा अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹40,000 इन ईयर 1, ₹35,000 इन ईयर 2, ₹30,000 इन ईयर 3, ₹25,000 इन ईयर 4 to 6, एज्यूमिंग 30% टैक्स रेट। आपको बताना है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है मशीन का, यदि कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न 12% है। दोस्तों एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्टैंडर्ड मेथड से कैसे निकालेंगे? तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 6, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 25,000 पर ईयर। तो नेट कैश फ्लो मशीन का निकालना है तो आप सभी का कैश फ्लो निकाल लीजिए। तो ये चार्ट आपको टेबल दिया हुआ है कैसे आप कैश फ्लो को निकालेंगे। NPV आप निकालेंगे, दिस विल गिव यू 22,174.62। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोस्तों पूछा जा रहा है कि पेबैक पीरियड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है जब नेट कैश फ्लो प्रत्येक साल का सेम होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि पेबैक पीरियड इज इक्वल टू अमाउंट टू बी इनिशियली इन्वेस्टेड अपॉन एस्टिमेटेड एनुअल नेट कैश फ्लो पर ईयर। पेबैक पीरियड इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एनुअल नेट कैश फ्लो पर ईयर डिवाइडेड बाय अमाउंट टू बी इनिशियल इन्वेस्टेड। सी कह रहा है कि पेबैक पीरियड इज इक्वल टू टोटल कैश इनफ्लो अपॉन टोटल कैश आउटफ्लो। डी कह रहा है पेबैक पीरियड इज इक्वल टू अमाउंट टू बी इनिशियली इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट कैश इनफ्लो। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। पेबैक पीरियड क्या होता है, कितना पैसा हमें इनिशियली इन्वेस्ट करना है और कितना एस्टिमेटेड एनुअल नेट कैश फ्लो है पर ईयर। तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट है $10 लाख रुपया और ये प्रॉफिट जनरेट कर रहा है 20,000 का, 2 लाख का पर ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% स्ट्रेट लाइन मेथड, लेकिन बिफोर टैक्स पे 30% है। तो पेबैक पीरियड बताना है इस प्रोजेक्ट का। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 2 लाख अपॉन 0.7 यानी 285,714। टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मल्टीप्लाई करके टैक्स रेट से 30% से, और उसको सपरेट किया जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो टैक्स कितना हो गया 30% पे, 30% का टैक्स निकालेंगे तो 85,714 मिलेगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा 2 लाख माइनस 85,714 विच इज इक्वल टू 1,14,286। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ कितना हुआ तो वो हो जाएगा आपका 2 लाख का 20 ये आपका 2 लाख का 20% यानी 40,000। तो टोटल कैश इनफ्लो हो जाएगा आपका 114,286 प्लस 40,000 विच इज इक्वल टू 154,286। तो पेबैक पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि आपका 10 लाख का था उसको डिवाइड कर दीजिए आपका एनुअल कैश इनफ्लो से, तो आपको मिल जाएगा 6.47 ईयर। दोस्तों कंपनी ए और कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है जिसमें आउटले है 1 लाख का, एक्सपेक्टेड लाइफ है 5 साल का। कंपनी ए का प्रपोजल का अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है जिसको ARR कहते हैं 25% का, पेबैक पीरियड है 3 साल का। जबकि कंपनी बी के प्रपोजल का ARR है 20% का, पेबैक पीरियड है 4 साल का। तो आपको बताना है कि कौन से प्रपोजल को प्रीफर किया जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली आपको ARR कितना कंसेप्ट क्लियर है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ए का प्रपोजल, बी कह रहा है बी का प्रपोजल, सी कह रहा है दोस्तों दोनों प्रपोजल इक्वली डिजायरेबल है, और डी कह रहा है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले आपको दोस्तों अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और पेबैक पीरियड को कंसीडर करना है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एक एवरेज एनुअल प्रॉफिट होता है आफ्टर टैक्स, जिसको एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं और ये परसेंटेज के टर्म एक्सप्रेस होता है।
पेबैक पीरियड वो समय होता है जिसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर किया, कितना समय लगता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में जो भी कैश इनफ्लो इन्वेस्टमेंट के द्वारा जनरेट हो रही है। तो बेसिकली ए और बी के लिए एक टेबल बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख है, दोनों में 1 लाख है। आउटले एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है, 5 साल है दोनों में। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ए में 25%, बी में 20%। पेबैक पीरियड कितना है, ए में 3 साल, बी में 4 साल। तो अकाउंटिंग रिटर्न ऑफ रेट ऑफ ARR परस्पेक्टिव से कंपनी ए का प्रपोजल ज़्यादा डिजायरेबल है क्योंकि इसका हाई अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है 25% का। लेकिन दोस्तों जब भी आप पेबैक पीरियड को कंसीडर करेंगे तो कंपनी ए का प्रपोजल जो है वो भी डिजायरेबल है क्योंकि इसका शॉर्टर पेबैक पीरियड है। इसीलिए दोस्तों कहने का मतलब कि कंपनी ए को प्रेफर किया जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों ARR और पेबैक पीरियड का क्या इंप्लीकेशन है, कैसे आप कंपनी को चूज़ करेंगे, ठीक है। जिस कंपनी का ARR ज़्यादा हो, जिस कंपनी का पेबैक पीरियड कम हो, उसे आप चूज़ करेंगे। एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट है $2.5 लाख, एवरेज एनुअल नेट इनकम है $50,000 का। तो ARR कितना होगा इस इन्वेस्टमेंट का, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ARR का फॉर्मूला होता है एवरेज एनुअल नेट इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, यानी कि दोस्तों 20% आपका ARR होगा। फिर पूछा जा रहा है कि कंपनी XYZ ने इन्वेस्ट किया 10 लाख एक प्रोजेक्ट में, एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है 8 साल का, एक्सपेक्टेड सालवेज वैल्यू है बिफोर द एंड ऑफ प्रोजेक्ट इज 2 लाख, टोटल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट आर ₹5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रेस्पेक्टिवली। तो ARR कितना होगा टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस मेथड पे। तो दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया, 8 लाख का किया। एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सभी आपका जो प्रॉफिट है उसको जोड़ के 4 से डिवाइड कर लीजिए, यानी 6,50,000 का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस मेथड से जो ARR होगा इंटायर प्रोजेक्ट का वो हो जाएगा एवरेज एनुअल प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। एवरेज एनुअल प्रॉफिट है आपका 6,50,000 का, टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका 8 लाख का। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 81.25 आपको ARR मिल जाएगा। कैपिटल रेशनिंग क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल, अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट, द एलोकेशन ऑफ कैपिटल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, नन ऑफ द अबव। तो कैपिटल रेशनिंग का मतलब होता है कि आप सप्लाई ऑफ कैपिटल या यूज ऑफ कैपिटल पे रिस्ट्रिक्शन डाल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। अब एक प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 50,000 का, ये जनरेट करेगा नेट कैश फ्लो 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का अगले 3 साल में। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12% का। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा इस प्रोजेक्ट का, तो पहले ईयर का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, तो 20,000 को डिवाइड कर दीजिए 1 + 8 से, यानी 1.12 से। सेकंड ईयर का PV निकालने के लिए सेकंड ईयर के इन्वेस्टमेंट का 25,000 अपॉन 1.12 का स्क्वायर। थर्ड ईयर का PV निकालने के लिए 30,000 अपॉन 1.12 का क्यूब, आपको वैल्यू मिल गया। NPV निकालने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर लीजिए, इन सभी को जोड़ लीजिए तो आपको मिल जाएगा 9042। व्हाट इज MIRR? MIRR फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच। इट इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टमेंट। इट इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट अकाउंट फॉर द रीइन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरमीडिएट कैश फ्लो एट मोर रियलिस्टिक रेट। ऑप्शन डी का राइट, इट्स द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ कंपनी। बताइए दोस्तों, आपने MIRR पढ़ा है तो बताइए क्या सही जवाब है। दोस्तों इसका सही जवाब है MIRR एक मेथड है कि आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट मोर डिटेल रिगार्डिंग MIRR काइंडली व्हाट्सएप मी, आई विल प्रोवाइड द वीडियो डिटेल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्मिनल वैल्यू का क्या होता है, कैसे टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं किसी कैश फ्लो का जो आपने MIRR में निकाला। पहला ऑप्शन कर रहा है कि कैश इनफ्लो को डिस्काउंट करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि कैश इनफ्लो को ऐड करके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि आप कैश इनफ्लो को कंपाउंड करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, और चौथा ऑप्शन कर रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल कैश इनफ्लो से। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी कि आप कैश इनफ्लो को कंपाउंड करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी आप एक प्रोजेक्ट अब्रोड सेटअप करते हैं तो कौन सा मेजर कंसिडरेशन है जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है कि कॉस्ट ऑफ लेबर इन द फॉरेन कंट्री, दूसरा ऑप्शन है लीगल सिस्टम ऑफ द फॉरेन कंट्री, तीसरा ऑप्शन है नेचुरल रिसोर्स का अवेलेबिलिटी इन द फॉरेन कंट्री, चौथा ऑप्शन है द वेदर पैटर्न इन द फॉरेन कंट्री। सही जवाब है दोस्तों लीगल सिस्टम ऑफ द फॉरेन कंट्री। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव सच एज इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, कंट्री फंड, इंटरनेशनली लिस्टेड स्टॉक। पहला ऑप्शन है दे अलाउ इन्वेस्टर टू अचीव इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन विदाउट इनकरिंग एक्सेसिव कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है दे प्रोवाइड गारंटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तीसरा ऑप्शन है दे एलिमिनेट द रिस्क ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, चौथा ऑप्शन है दे आर ओनली अवेलेबल टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बताइए क्या बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव का। दोस्तों सही जवाब है इसका कि वो अलाउ करते हैं इन्वेस्टर को कि वो अचीव कर सके इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन बिना एक्सेसिव कॉस्ट इनकर किए हुए। क्या प्रीफर्ड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एक हेज पोर्टफोलियो बनाने का प्रीफर्ड मेथड क्या है। पहला है कि एक फंड के पोर्टफोलियो को हेज करना जो कि करेंसी रिस्क से एक्सपोज है, इंटायर अमाउंट ऑफ फंड जो कि करेंसी रिस्क से एक्सपोर्ट है उसे हेज करना, केवल फॉरेन करेंसी बॉन्ड को हेज करना, ना इस हेज करना ही नहीं। दोस्तों बताइए प्रीफर्ड मेथड क्या है हेज पोर्टफोलियो निकालने का। तो ऑप्शन बी सही है, इंटायर अमाउंट ऑफ फंड को हेज करना जो कि करेंसी रिस्क से एक्सपोज है। दोस्तों बीटा क्या मेजर करता है CAPM मॉडल में, तो रिस्क फ्री रिटर्न ओवर टाइम, द वोलेटिलिटी और सिस्टमिक रिस्क कंपेयर टू द मार्केट, द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो बीटा मेजर करता है दोस्तों कि वोलेटिलिटी कितना है, सिस्टमिक रिस्क कितना है एज कंपेयर टू मार्केट। क्या फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का CAPM में, RF प्लस बीटा एल इंटू RM माइनस RF,
आर एफ माइनस आर एफ, बीटा एल इंटू आर एफ माइनस आर एफ आर एफ। अभी आर एफ क्या है, बीटा एल क्या है, ऑल दिस थिंग आई हैव एक्सप्लेन क्लियरली इन माई वीडियो लेक्चर। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है। ये फॉर्मूला है हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता क्या है, कौन से स्पॉट रेट को यूज किया जाता है होम करेंसी अप्रोच में फॉरेन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए। एक्चुअल स्पॉट रेट एट द टाइम ऑफ कैश फ्लो, एस्टिमेटेड स्पॉट रेट एट द टाइम ऑफ कैश फ्लो, बोथ एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड स्पॉट रेट आर यूज्ड, नन ऑफ द अबव। दोस्तों, आपको होम करेंसी अप्रोच में जो स्पॉट रेट यूज किया जाता है उसमें एक्चुअल और एस्टिमेटेड स्पॉट रेट दोनों होते हैं। कौन से 3 सिनेरियो है सिनेरियो एनालिसिस में, नॉर्मल एवरेज पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक रियलिस्टिक पेसिमिस्टिक, नॉर्मल ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक, एक्सपेक्टेड बेस केस वर्स्ट केस। तो दोस्तों 3 सिनेरियो जो है हमारे वो ऑप्शन नंबर सी है, नॉर्मल ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। कौन से 2 केस कंसीडर किया जाता है रिस्क एनालिसिस के लिए हीलियर मॉडल में, परफेक्ट कोरिलेशन अमॉन्ग कैश फ्लो एंड नो कोरिलेशन अमॉन्ग कैश फ्लो। बी कर रहा है परफेक्ट कोरिलेशन अमॉन्ग कैश फ्लो एंड नेगेटिव कोरिलेशन अमॉन्ग कैश फ्लो। सी कर रहा है हाई कोरिलेशन अमॉन्ग कैश फ्लो एंड लो कोरिलेशन अमॉन्ग कैश फ्लो। डी कर रहा है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन अमॉन्ग कैश फ्लो एंड वीक कोरिलेशन अमॉन्ग कैश फ्लो। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कौन सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू एनपीवी निकालते हैं किसी अनकोरिलेटेड कैश फ्लो का हीलियर्स मॉडल से। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समेशन ऑफ सी टी इंटू आई टी डिवाइडेड बाई 1 + i इंटू 1 - सिग्मा। अभी आई क्या है, सिग्मा क्या है, ऑल दिस थिंग हैव बीन एक्सप्लेन इन द वीडियो लेक्चर। What is the purpose of building long-term relation and sustainable arrangement for sourcing key input in supply chain management? To increase price fluctuation, to remove uncertainties of prices and supply, to manipulate the international market mechanism, to reduce cost control. तो दोस्तों लॉन्ग टर्म रिलेशन को बिल्ड करने का जो पर्पज़ है वो ये है कि हम अनसर्टनिटी को रिमूव करें प्राइस और सप्लाई का। क्या एसेंशियल फैक्टर है प्रॉफिट एनालिसिस में, कॉस्ट वैल्यू एंड प्राइसिंग, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्राइसिंग, रेवेन्यू वॉल्यूम एंड प्राइसिंग, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड प्राइसिंग। तो सबसे एसेंशियल फैक्टर जो है प्रॉफिट एनालिसिस में वो है कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्राइसिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल सीईपी एनालिसिस में और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एनालिसिस में? तो ट्रेडिशनल सीईपी एनालिसिस केवल फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करता है जो कि चेंज नहीं होता प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस being purchased, while activity based costing determine monthly fixed cost. Traditional CEP analysis determine monthly fixed cost, while activity based costing analysis consider fixed costs that do not change in proportion to the amount of product service being purchased. ऑप्शन सी में कह रहा है दोस्तों कि ट्रेडिशनल सीईपी एनालिसिस और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट एनालिसिस सेम थिंग है। डी कह रहा है कि ट्रेडिशनल सीईपी एनालिसिस और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट एनालिसिस दोनों कंसीडर करता है फिक्स कॉस्ट को जो कि चेंज होता है इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस प्रोड्यूस। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, ट्रेडिशनल सीईपी एनालिसिस कंसीडर करता है फिक्स कॉस्ट को जो कि चेंज नहीं होता अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में या सर्विस के प्रोपोर्शन में जो परचेज किया जा रहा है, जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट एनालिसिस डिटरमाइन करता है मंथली फिक्स कॉस्ट को। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंप्लीट सेट। यदि आप इस तरह के सेट चाहते हैं दोस्तों दूसरे मॉड्यूल्स के लिए भी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें या आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, अपनी कोई सजेशन डालें कमेंट सेक्शन में। और यदि आपको किसी तरह के पीडीएफ वीडियोस मॉक टेस्ट किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए अपकमिंग सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए, फील फ्री टू व्हाट्सएप मेरा नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। थैंक यू।